चलिए साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई ये औपनिवेशिक क्या होता है। व्हाट इज कॉलोनियल। औपनिवेशिक ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस शब्द ने ही पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन किया। हमारे देश या कहें जितने भी देश हैं सब इस शब्द से प्रभावित हुए। तो क्या है ये, जरा ध्यान देंगे। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अपना शासन स्थापित किया किस पर? इस देश पर। तो जब एक मजबूत देश दूसरे क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करता है और वहां के संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय वो लेने लगता है, तो वो उपनिवेश बन जाता है उसका। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव किससे आ रहे हैं? उनके फैसलों से। वो फैसला ले रहे हैं, यानी कि एक शक्तिशाली देश दूसरे क्षेत्र पर जाता है और उसे कंट्रोल करता है, अपने नियंत्रण में लेता है और इस तरह के फैसले लेता है कि वहाँ समाज पर, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर असर पड़ता है। इसे औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि एक देश का दूसरे देश पर दबदबा और उस दबदबे से वहाँ हर क्षेत्र में परिवर्तन आए, उसे हम औपनिवेशीकरण कहेंगे। अब अगर हम देखते हैं कि भारत में गरीबी के कारण क्या है, तो सबसे पहले औपनिवेशीकरण। भारत विकासशील कंट्री क्यों है? औपनिवेशिकी कारण है, क्योंकि इन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई कि भारत में जो ढांचा तैयार हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उससे हम अभी तक उभर नहीं पाए। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हमारे अतीत यानी कि किनके अतीत? किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, मजदूरों, बागान में काम करने वाले लोग, चरवाहों, जनजातीय वनों में रहने वाले लोग, सब पर अलग अलग तरह के असर पड़े। इसीलिए इस किताब का नाम है हमारे अतीत, यानी कई अतीतों पर केंद्रित। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोशल साइंस की पेडागोजी में भी है। सोर्सेस प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक और प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सोर्स, जो जानकारी हमें सीधे मिलती है तो उसे हम प्राइमरी सोर्स कहेंगे, और उस सीधी जानकारी के आधार पर हमने कोई नई चीज़ लिखी है, जानकारी दी है, तो उसे सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। यानी कि ये जो किताब है ये सेकेंडरी सोर्स है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्राथमिक सोर्स वो है जो अभिलेखागारों में तैयार किए गए, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं।
अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, अंग्रेजों ने कार्य करने की प्रणाली भी सिखाई और बहुत अच्छी प्रणाली है, आज भी होती है और इसको फॉलो किया जाता है हर क्षेत्र में ही, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, या चाहे एक स्टूडेंट क्यों ना हो। हम भी यही काम करते हैं कि चीज़ों को लिख कर रखते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी रखते हैं, कागज़ों के रिकॉर्ड्स रखते हैं, घर में रखते हैं कि अभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वो काम आ जाए। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, साफ साफ लिखना जरूरी था। हालांकि मैं अचंभित हुआ, हाल ही में जो कोरोना काल आया तो कोरोना काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि जिनके रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे और सार्वजनिक होने चाहिए थे वो रिकॉर्ड्स, लेकिन वो नहीं हो सके। बहुत बड़ी बात है, हमने बड़े लंबे संघर्ष के बाद कुछ चीज़ें सिस्टमेटिकली सीखी थी, लेकिन उनका पालन सही रूप से हो पाता नहीं हो पाता, ये अलग बात है। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और इन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं और उनके नीचे पद पर काम करने वाले लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर कार्य करते हैं। ज्ञापन, टिप्पणी, फाइलों में नोट्स, टिप्पणी ही लिखी जाती हैं, रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, कोई घटना हो जाती है तो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है और उसे संभाल कर रखा जाता है कि आगे आने वाले समय में कभी ऐसी स्थिति आए तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे बिहार में बाढ़ आती है तो पिछली सरकारों ने उस बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए। दिल्ली में सर्दी पड़ रही है और दिल्ली में हर राज्य से मजदूर आते हैं और सर्दियों में उनके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सस्ता भोजन और वैन बसेरों का निर्माण करना चाहिए। आप देखेंगे बस स्टैंडों और जहाँ भी खाली सरकारी भूमि पड़ी है वहाँ पर उनके अस्थायी निवास की व्यवस्था की जाती है ताकि वो ठंड से बच सकें। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं और ये कंपनियों में भी होते हैं अपने रिकॉर्ड रूम, वो भी अपने दस्तावेज संभाल के रखते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए, इंस्टीट्यूशंस का भी निर्माण किया गया। बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके आधार पर हम बहुत सारी समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो इतिहासकार यही करते हैं कि किस तरह, किस आधार पर कैसे फैसले लिए गए, फिर उनका जो है रेफरेंस देते हैं अपनी बुक्स में, सोर्स बताते हैं और जब भी वो जो तथ्य हम पढ़ रहे हैं वो उससे पक्का होता है, मजबूत होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। नकलें इसीलिए बनाई जाती थी कि लंबे समय तक संभाल कर वो रखी जा सकें, क्योंकि पेपर खराब हो जाते थे। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। अब एक वर्ड आ गया, ये खुशनवीसी, नकल करने वाले। प्रश्न यही है कि खुशनवीसी कौन होते थे। तो खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी, कॉपियां बनाई जाने लगी।
इसमें एक पिक्चर भी दे रखी है, एक संस्थान बनाया है एक तरह का अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। एक लाइन में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी हमने जो एक जेम्स मिल की किताब की चर्चा की जो 1817 में लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817, 1817 3 खंडों में लिखी गई। तो ऐसे ही ये 1920 के दशक में बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। देखें इसमें जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव इंस्टीट्यूशन दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। होना भी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ है। आर्काइव्स बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे अधिकारियों पे जिम्मेदारी बढ़ती भी है, जवाबदेही भी बढ़ती है और लोकतंत्र के लिए ये अहम चीज़ है। नेक्स्ट है, इसमें एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में एक गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट्स है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो ये हम आर्काइव अभिलेखागार या अभिलेख की बात कर रहे हैं, तो ये उसी रिकॉर्ड से यहाँ पर उन तथ्यों को लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। भाई सोर्स की बात हो रही है, तो सोर्स में अभिलेखागार आ गए, अभिलेख आ गए, आर्काइव आ गए। अब बात आ रही है सर्वेक्षण, सर्वे कराए जाते थे। सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी अहम रोल निभाती है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अंग्रेजों ने यहाँ शासन चलाना था और शासन चलाने के लिए यहाँ के संसाधनों की जानकारी उन्हें अत्यधिक जरूरी है कि भाई यहाँ की ज़मीन कैसी है, यहाँ वन कितने प्रतिशत हैं, कितनी आबादी है। इन सभी जानकारियों के आधार पर वो फैसले ले सकते थे, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उनको लकड़ी की ज़रूरत थी तो उन्होंने वन का सर्वेक्षण कराया, भूमि की ज़रूरत थी तो भूमि का सर्वेक्षण कराया, आबादी को कंट्रोल करना था तो उन्होंने जनसंख्या गणना करवाई। तो विभिन्न प्रकार के उन्होंने सर्वेक्षण करवाए। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ का वो ध्यान रखना उनकी कार्यशैली में ही था। ये काम करना, इस तरह से कार्य करना उनकी कार्यशैली में था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी कराई जाने लगी, जो आज तक जारी है। जो प्रथा अंग्रेजों ने डाली तो वो प्रथाएं आज भी जारी है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थीं। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, पेड़ पौधों का, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीव जंतुओं का, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे और आज भी ये प्रथा जारी है और आज भारत के लिए मूल्यवान है। इसी में एक चित्र है शरीफे का पौधा 1770 का दशक, जिसके बारे में लिखा गया है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनके
उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थीं। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे और अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चित्र जो बना हुआ है शरीफे का पौधा, इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सीधे बड़े स्टेटमेंट में आ जाएगा एग्जाम में, तो हम हैरान हो जाते हैं। सीधे सीधे हम डाटा तो याद कर लेते लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसी इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया तो एग्जाम में फिर दिक्कत होती है। अब देखिए बंगाल में एक कैंप लग रहा है सर्वेक्षण का, चित्र नंबर 6 है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है ये 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है कि यह सारा काम वैज्ञानिक पद्धति से बड़ी सिस्टमैटिकली तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट है अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। भाई रिकॉर्ड्स तो तैयार कर लिए, रिकॉर्ड्स में अधिकारियों ने जो टिप्पणी की, ज्ञापन आए और रिपोर्ट्स तैयार की, फैसले लिए, दूर के अधिकारियों को निर्देश दिए, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया, अभिलेखागार बनवाया गया, उन सब का इस्तेमाल तो किया, लेकिन इनमें क्या छूट जाता है इसकी बात करते हैं हम। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। 9-10 तक आते आते वनों के बारे में पढ़ाया गया है। अंग्रेज़ों को उस समय वाणिज्यिक कृषि और वानिकी, खासकर इमारती लकड़ी जो थी उसमें काफ़ी रुचि थी। रेल की पटरियां बिछाने के लिए, रेल के डिब्बे बनाने के लिए, पानी के जहाज बनाने के लिए उन्हें लकड़ी के संसाधन की बहुत आवश्यकता थी। उसका उन्होंने सर्वेक्षण कराया, वन विभाग का निर्माण कराया, वन कानून लेकर आए और वनों से जनजाति लोगों को दूर किया। तो इस तरह के वो काम करते थे, अपने फ़ायदे वाले काम। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। भाई हमें आधिकारिक जानकारी तो प्राप्त हो गई, लेकिन जनता क्या सोचती थी, क्या करती थी, ये कैसे पता चले हमें उस समय के बारे में। इस समय मौखिक कहानियाँ एक दूसरे को लोग सुनाते थे, कहानियों के रूप में चली आ रही, प्रथाओं के रूप में चली आ रही चीज़ें हैं, सांस्कृतिक रूप से चली आ रही हैं, उसके बारे में। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। सोर्सेस, हमें क्या चाहिए? सोर्सेस। हिस्ट्री में सोर्सेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, वरना इतिहास एक ही बात को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कहता है, लेकिन जो कह रहा है उसका सोर्स क्या है। इतिहास के छात्र को जो है उसके सोर्स की जांच करनी होती है। कहने को तो वो कुछ भी कह दें, एक ही बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर दें, लेकिन उस बात को सत्यापित करने के लिए सोर्स होना चाहिए। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन ये जब तक महत्वपूर्ण है जब प्रिंटिंग सामग्री आसान हो गई, और जब प्रिंटिंग सामग्री आसान नहीं थी तो मुश्किल काम था, तब मौखिक चीज़ें चलती थी और जिन पर विश्वास किया जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, तब इन चीज़ों का विस्तार हुआ और इसने पूरी दुनिया में
तहलका मचा दिया, बड़ा बदलाव लेकर आए। इस पर पूरा चैप्टर भी है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। ये सोर्सेस उनके आ गए जो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन हमारी बड़ी आबादी तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यहाँ एक सोर्स है से चीज़ें लिखी हुई है बॉक्स में। इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश की विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। कब हुई है ये? 1946 में। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946। ये सरकारी रिकॉर्ड से अलग एक सोर्स है, यानी कि न्यूज़पेपर द्वारा न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये हमारा चैप्टर हो जाता है। देखिए, चैप्टर डिटेल में करना बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन पढ़ना। आप वीडियो के माध्यम से अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर खुद से पढ़ के समझ पा रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, समय की बचत होगी। धन्यवाद।